क्या आप मानती हैं कि कास्टिंग काउच होता है? ऑफ द रिकॉर्ड बता सकती हूँ। ओके। अगर रोल देने के बदले सेक्सुअल फेवर्स मांगना क्रिमिनल ऑफेंस होता तो बहुत से इंडस्ट्री वाले आज जेल की 4 दीवारियों में सड़ रहे होते। क्या आपने कभी कोई रोल पाने के लिए कोई फेवर किया है? सभी को एक ही रंग में तो नहीं रंगा जा सकता, लेकिन बहुत सी लड़कियां ग्लैमर की दुनिया की चकाचौंध के सामने सही गलत को देखने की समझ खो बैठती हैं, कास्टिंग काउच का शिकार बन जाती हैं। क्या ऐसा करने वाले वो लोग हैं जो ठीक से इंडस्ट्री का हिस्सा भी नहीं है और इंडस्ट्री को बदनाम कर रहे हैं, या फिर सच में इंडस्ट्री में ऐसे लोग हैं जो ये सब करते हैं? सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन बिना आग के धुआं नहीं उठता। बहुत बढ़िया कमाल कर दिया, छा गए तुम लोग। हर कंपनी की और इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि बस कुछ ही पलों में शुरू होने वाला है मिस भवानी नगर कंपटीशन। तो गड़गड़ाती हुई तालियों में सबसे पहले बुलाते हैं मिस रोशनी माखीजा को, दिव्या शिंदे, मिस कोमल वांद्रेकर, मिस शीतल सप्रे, अंजलि पेंडरकर और लास्ट मिस प्रिया सिंह। ऑल द बेस्ट सबको, गुड लक। भाइयों और बहनों, मैं जानता हूं आपके दिल की धड़कनें लगातार बढ़ रही हैं। आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट का पता चले, तो बस बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आज के इस कंपटीशन की मिस भवानी नगर है वही जिन्होंने पिछले साल भी इस क्राउन को जीता था, आपकी, हमारी, हम सब की चहेती प्रिया सिंह। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं एक ऐसे शख्स को जो है तोलाराम कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और हमारे इस भवानी नगर समिति के चेयरपर्सन अक्षय तोलाराम जी। तालियां बजती रहे, तालियां बजती रहे। कैसा लगा आपको? वो पसंद आई मुझे, फ्यूचर है उसका। वो कारपेंटर है ना, महेश सिंह, उसकी बेटी है। अच्छा, मिलवाओ उससे कब। फर्स्ट ईयर में हूँ, BN कॉलेज। वेरी गुड। एक्टिंग में इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट अब बहुत छोटा होगा सर, ये तो मेरा पैशन है। ग्रेट। तो क्या सोचा है, बनना चाहोगी एक्ट्रेस? यही तो मेरा सपना है सर, एक्टिंग करना। बड़ी साफ जबान है तुम्हारी, अच्छा बोलती हो। तुम्हें देखते ही लगा था कि तुम में वो बात है जिसे इंडस्ट्री में एक्स फैक्टर कहते हैं। थैंक यू सो मच सर। सर नहीं प्रिया, अक्षय। वैसे टीवी और फिल्म के बड़े बड़े डायरेक्टर मेरे दोस्त हैं, उन्हें भी नए टैलेंट की जरूरत होती है, कहते रहते हैं अक्सर मुझसे। You should try. सर आई वुड लव टू, बहुत इच्छा है मेरी। तो अपनी इच्छा को बाहर निकालो, एक बढ़िया सा पोर्टफोलियो बनवाओ। कहाँ बनवाओगे? यहाँ बनाते हैं, उसके बाद सही जगह पर भेजता हूँ मैं तुम्हें। बाकी टैलेंट तो कूट कूट के भरा है भगवान ने। प्रिया, तुम स्टार हो, स्टार, कोई नहीं रोक सकता तुम्हें। नोट माय वर्ड्स। क्या बात है, बहुत खूबसूरत हो प्रिया तुम। थैंक यू सर। फिर सर कहा तुमने? सॉरी अक्षय, अब ठीक है? सोना हो तुम, सोना।
लेकिन पता है सोने में भी एक कमी होती है। पूछो क्या? क्या? खुशबू नहीं होती उसमें। उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तुम्हारी खूबसूरती में 4 चांद तब लगेगा जब वो खुलकर दिखेगी। सोने पे सुहागा। मैं कुछ समझी नहीं। प्रिया, ये ग्लैमर इंडस्ट्री, आजकल की फिल्में देखती होगी तुम। आजकल लड़कियां सिर्फ इसलिए चलती है क्योंकि वो हॉट है, सेक्सी है। सिंपल फंडा है, जो दिखेगा वो बिकेगा। अब देखो, सिर्फ चेहरे की सुंदरता काफी नहीं होती प्रिया, मानती हो ना तुम? जैसे घूंघट उठाने से छिपी हुई ब्यूटी दिखाई देती है, वैसे ही कम कपड़ों से आप हॉट और सेक्सी लगने लगते हैं। जितने कम कपड़े, सक्सेस उतनी बड़ी। जितने छोटे कपड़े, रोल उतना बड़ा। झूठ बोल के मुझे क्या मिलेगा? हॉट और सेक्सी। सर, लोगों ने ट्रक वाले को पकड़ लिया है। चेक करो, कुछ आइडेंटिफिकेशन के लिए मिले तो। मैं ट्रक वालों से बात करता हूँ। रुको, छोड़ो इन्हें, छोड़ो। साहब, ये ट्रक के ड्राइवर लोग हैं ना, हमेशा घोड़े पे सवार होते हैं। साहब, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन कीजिए। मैंने हॉर्न भी बजाया और ब्रेक भी मारा, पर वो लड़की है कि सामने ही आ गई ट्रक के। मैंने जोर से ब्रेक लगाया था, पर वो लड़की इतना नजदीक आ गई कि मैं ट्रक को संभाल ही नहीं सका और वो ट्रक के नीचे आ गई। कसम से साहब, वो लड़की वो खुद ही रास्तों के बीचों बीच आ गई थी, वरना ये तो गाड़ी सही चला रहा था साहब। सर, आईडी कार्ड मिला है। लड़की का नाम प्रिया सिंह है, घर का एड्रेस भी है। घर वालों को इन्फॉर्म कर दो। ये लोग बोल रहे हैं कि वो लड़की खुद ट्रक के नीचे है, पर मामला कुछ और भी हो सकता है। हाँ, वहीं रख दे बगल में। क्या हुआ कल्पना? मैं आपको फोन कर रही थी, लेकिन आपका फोन बंद था। हुआ क्या माँ? पुलिस का फोन आया है कि प्रिया। क्या हुआ प्रिया को? पुलिस का फोन आया है कि प्रिया। हाईवे पर ट्रक के नीचे आई। ड्राइवर और क्लीनर हमारी कस्टडी में है। उनका कहना है कि वो खुद ट्रक के सामने आई। ये क्या कह रहे हैं आप? हमें लगता है उसने सुसाइड किया है। मेरी बेटी बहुत खुश रहती थी साहब, हमेशा हंसती मुस्कुराती। ऐसी कोई बात नहीं जिससे वो सुसाइड करे। आज उसके परीक्षा का पहला दिन था साहब। हो सकता है ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर झूठ बोल रहे हो, लेकिन क्लीनर का कहना है कि उसने दूर से देखा वो सड़क के किनारे किसी से बहस कर रही थी, और जैसे ही ट्रक पास में आया तो दौड़कर सड़क के बीच में आ गया। ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर भाग सकते थे, लेकिन भागे नहीं। फिर भीड़ इकट्ठा हो गई और उन्हें मारने पीटने लगी। उसका किसी से कोई, मेरा मतलब समझ रहे ना, जिसकी वजह से वो ऐसा करने पर मजबूर हुई। नहीं साहब, वो बहुत पढ़ाकू थी साहब। मैं हमेशा यही चाहता था कि मेरे बच्चे पढ़ लिख कर जिंदगी में आगे बढ़े साहब। पता नहीं सब प्रिया किसी से प्यार करती थी या नहीं, बट हाँ बहुत दिनों से ना वो क्लासेस बंक करने लग गई थी। किसी के साथ जाती थी वो? मैंने तो उसे कभी नहीं देखा सर। शायद चार्मी को पता हो, वो उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड थी। सर कोई आइडिया नहीं कि प्रिया किसके साथ जाती थी, लेकिन उसने बोला था कि उसको किसी बड़ी मूवी में ब्रेक मिलने वाला है।
अच्छा किसकी मूवी मिल रही है ये तो बता दे। टॉप सीक्रेट, बिग डायरेक्टर, बिग ब्रेक डार्लिंग। अच्छा चल, कम से कम हीरो का नाम तो बता। अरे सब्र तो कर चाहनी, जब फाइनल हो जाएगा ना तो सबसे पहले तुझे ही बताऊंगी, ठीक है? ये 1 महीने पहले की बात है। पिछले 15-20 दिनों से वो कुछ परेशान सी थी और उसने बातचीत करना भी कम कर दिया था। धक्का खा खा के परेशान हो गई हूँ अक्षय भाई, हमारी तो कोई सुनने वाला ही नहीं है। गिरजा बहन आप चिंता मत करिए, हम किस लिए बैठे हैं, आपका काम जल्दी हो जाएगा। किसी फिल्म के ब्रेक का तो मुझे पता नहीं, पर हाँ प्रिया हमारे चौर की सबसे खूबसूरत और सुंदर लड़की थी। 2 साल से लगातार हमारे इधर की ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी जीत रही थी। किसी के साथ कोई चक्कर वक्कर तो नहीं था? सर ये तो मुझे नहीं पता। इस बारे में कुछ नहीं पता। तुझे कुछ बताया था प्रिया ने इस एक्टिंग वैक्टिंग के बारे में? नहीं पापा, मुझे प्रिया ने एक्टिंग के बारे में कभी कुछ भी नहीं बताया था। उसने अपनी एक फ्रेंड को बताया था कि उसे किसी फिल्म में ब्रेक मिलने वाला था। तुम्हें बताया था इस बारे में कुछ? नहीं तो उसकी फ्रेंड ने हमें यह भी बताया कि पिछले 15-20 दिन से वो कुछ डिस्टर्ब थी। %100% ये एक्सीडेंट केस नहीं है। सर इस लड़की के बारे में जरूर कोई ऐसी बात है जो सबसे छुपी हुई है, जिसका ना उसके कॉलेज वालों को पता है, ना चौल वालों को, और ना ही उसके घर वालों को। पर ऐसी कौन सी बात हो सकती है? फिल्मों में मिलने वाले काम से जुड़ी कोई बात हो सकती है। पूरी बॉडी का पोस्टमार्टम किया है मैंने सर। आर यू श्योर? आई एम श्योर वो प्रेग्नेंट नहीं थी। परेशान थी और मुझे पता ही नहीं चला। अब मुझे लगता है एक्सीडेंट ही हुआ होगा। प्रिया कभी सुसाइड नहीं कर सकती। लेकिन क्लीनर ने कहा कि वो सड़क के किनारे किसी से बात कर रही थी और अचानक से दौड़ के रास्ते के बीच आ गई। क्या हुआ अक्षय? हाँ? आप कुछ परेशान लग रहे हैं? नहीं नहीं कुछ नहीं। मुझे पता था कि प्रिया क्यों परेशान थी। क्यों परेशान थी वो? क्या बात है प्रिया? कुछ नहीं माँ। प्रिया, मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ ना तुम ठीक से खाना खा रही हो, ना किसी से बात कर रही हो। परेशानी क्या है बेटा? सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। इम्तिहान को लेकर परेशान हो ना? थोड़ा सा। तो परेशान मत हो, सब ठीक ही होगा। बस मन लगाकर पढ़ाई करो।
मुझे तो यही पता था कि प्रिया अपने इम्तिहान को लेकर परेशान थी। फिर किस बात से परेशान थी वो? प्रिया, 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 क्या हुआ बेटा? प्रिया, कब से चल रहा है ये सब प्रिया? उस चॉल के कंपटीशन के बाद मैं उसे मिली थी। प्रिया, तुम्हारा पोर्टफोलियो इंडस्ट्री के टॉप डायरेक्टर को पसंद आया है। सच्ची? हाँ, लेकिन मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा। Please, नहीं, सुनो, बताओ ना, सुनो इस बार- मेरी बात सुनो। जैसे ही फाइनल हो जाएगा तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। बताओ ना प्लीज। अभी नहीं। मुझे लगता है तुम फिल्म में फाइनल हो जाओगी। सच में? और बड़ी स्माइल। बताओ ना अक्षय, कौन है डायरेक्टर? अच्छा ठीक है, फिल्म के बारे में कुछ तो बताओ प्लीज अक्षय, प्लीज। बताओ ना अक्षय, किससे मिलवा रहे हो? प्लीज अक्षय बताओ ना, कुछ तो बोलो। पेशेंस, धैर्य, सब्र, इनमें बड़ी ताकत है और तुम्हें जल्दबाजी बहुत रहती है। आइए, चलो। अक्षय, आपने तो कहा था कि आप किसी डायरेक्टर से मिलवाने वाले हो ना, तो आपने ये रूम क्यों बुक करवाया है? बहुत सवाल करती हो तुम। बैठो। मिलवाने वाला था लेकिन प्लान पोस्टपोन किया। क्यों? क्योंकि तुम्हारा हीरो कोई सुपरस्टार होगा। सच्ची में? हाँ, वो भी टॉप का सुपरस्टार, पर नाम मत पूछना अभी। कहीं वो कोई गैस नहीं, एक गैस बात मत बता दी। करना, गैस मत करना, नहीं तो सरप्राइज का मजा किरकिरा हो जाएगा। हाँ, आओ इधर देखो। प्रिया, द नेक्स्ट सुपरस्टार। क्या पता कल मिलो नहीं मिलो। ला 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 ला। थैंक यू। थोड़ा प्रिया, कौन सी फिल्म करने वाली थी तुम? प्रिया, वो डायरेक्टर और हीरो के बीच में अनबन हो गई है। फिलहाल फिल्म पोस्टपोन हो गई। अक्षय, अब तक आपने मुझे डायरेक्टर और हीरो के नाम भी नहीं बताए। जब तक मामला फाइनल नहीं हो जाता प्रिया, मैं नहीं बता सकता। पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बड़ा ब्रेक जरूर दिलवा कर रहूँगा। ट्रस्ट मी। माँ, मैं समझ गई थी कि वो मुझे बेवकूफ़ बना रहा था, खेल रहा था वो मेरे साथ, इसलिए मैंने उसके पास जाना बंद भी किया। लेकिन क्या प्रिया? प्रिया, अक्षय भाई ने तुम्हें बुलाया है। नहीं, मुझे कॉलेज जाना है, जब टाइम मिलेगा मैं आ जाऊंगी। बहुत अर्जेंट है, कोई ज़रूरी बात करनी है। प्रिया, तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? अक्षय, मुझसे गलती हो गई, बहुत गलत थी मैं। आप एक शादीशुदा आदमी है ना, देखिए मुझे माफ़ कीजिए, मुझे ये फिल्म से नहीं हुई। सुन, मैं तो तुम्हें मतलब मुझ पे भरोसा नहीं रहा। एक नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। इंटरेस्ट नहीं मतलब क्या मतलब? तो मतलब तुम मुझसे अलग हो रही हो? क्या मतलब अलग हो रहे हैं? तुमने सिर्फ मेरे शरीर का इस्तेमाल किया, समझे? फिल्मों में ब्रेक का नाम लेके मुझे बेवकूफ़ बनाते रहे।
देखिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई ब्रेक नहीं चाहिए, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। अरे इतना आसान नहीं है मुझसे अलग होना, इतनी आसानी से थोड़ी तुम जा सकती हो। एक चीज़ दिखाते हैं तुम्हें। उसने मुझे धमकी दी थी। अब सोचो, ये वीडियो अगर तुम्हारे माँ बाप भाई इनके पास पहुंच जाए, क्या बीतेगी? टूट जाएंगे बेचारे, संभाल ही नहीं पाएंगे अपने आप। माँ मैं बेवकूफ थी जो उसकी बातों में आ गई। मैं समझ गई थी कि मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, पर मैं क्या करती। वो रोज धर्म और बहन को भेजता था, मुझे अलग अलग जगहों पे लेके जाता था, मुझे बहुत गंदा महसूस होता था, घिन आने लगी थी मुझे खुद से। प्रिया चुप करो, एकदम चुप। मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगी। नहीं नहीं माँ, उनको मत बताइए प्लीज, वो सहन नहीं कर पाएंगे, टूट जाएंगे वो, उनको मत बताइए। अच्छा ठीक है, जब तुम्हारे इम्तिहान खत्म हो जाएंगे तो हम तुम्हारे पापा से बात करेंगे। मैंने सोचा कि इम्तिहान के बाद बात करेंगे, पर अगले ही दिन उसने ऐसा कुछ कर दिया। सब मेरी गलती है। तुम उसी समय मुझे ये बात बता सकती थी कल्पना। बता सकती थी, पर मालूम नहीं क्यों नहीं बताया मैंने। मुझे क्या पता था कि प्रिया ऐसा कुछ कर देगी, हमें छोड़कर चले जाएगी वो। अक्षय तोलाराम कंपनी का एमडी, लोकल समिति का चेयरमैन। जी साहब। चिट फंड किंग नयनसुख तोलाराम का बेटा। जी, वो बहुत बड़े लोग हैं साहब। विशाल सर, तुम उसके फोटो स्टूडियो पर डालो, वहां के सारे कंप्यूटर जब्त करना। मैं उसके घर जाता हूँ। सर अंदाजा भी नहीं है क्या कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं। क्या लगा रखा आप लोगों ने? आप जानते नहीं हम कितने इज्जतदार लोग हैं। जी, आपके बेटे ने आपकी इज्जत पर चार चांद लगाने का काम किया है। क्या? कैसा चार चांद? बाबूजी पता नहीं किस बात का इल्जाम लगा रहे हैं ये मुझ पे। बिना किसी सबूत के उठा रहे हैं तुम। लेके जाओ इसे। कैसे? देखिए मैं ऊपर तक जाऊंगा, देख लूंगा आप लोगों को मैं। जरूर, मैं इसका सारा कच्चा चिट्ठा ऊपर तक भेज दूंगा। कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, हर चीज जब्त कर। ओके सर। मम्मा ये मैं प्ले स्टेशन लेके जा रहा है। ये 2 ही कैमरे हैं साहब। सब प्रिंट्स भी निकाल, सारे फोटोग्राफ्स के। सब बात क्या है सब हुआ क्या सब चल बात आता देखो। अरे साहब लेकिन हुआ क्या है साहब? सर सारे कंप्यूटर्स, मोबाइल्स वगैरह चेक किए हैं। कम कपड़ों में काफी सारी लड़कियों की तस्वीरें मिली हैं, पर अश्लील वीडियो, एमएमएस ऐसा कुछ नहीं है। फोन रिकॉर्ड्स? सर जिस दिन प्रिया ने सुसाइड किया था उसका लास्ट कॉल अक्षय को ही था। दोनों की लोकेशन भी वहीं दिखा रहा है जहां प्रिया ट्रक के नीचे आई। धर्म और भूपेन को ले आओ।
सब सच बताता हूँ। अक्षय भाई ने ऐसी बहुत सी लड़की लोग को फंसाया है। पर हमने कुछ भी ऐसा वैसा नहीं किया लड़की के साथ। अच्छी चमचागिरी नहीं भाई। कहाँ लेकर जाता था वो लड़कियों को? सब वो अलग अलग लॉज में, होटल में। प्रिया को भी लेकर गया? जी सर। सारी लॉज और होटल के नाम बताओ। बहुत लड़कियों का नाजायज फायदा उठाया। सर कुछ लड़कियां तो चौल की भी थी। अजीब है ना? ना उन्होंने इसके बारे में आपस में कोई बात की, ना ही कोई कंप्लेन की। सर पावरफुल आदमी है और बाप का भी बड़ा रसूख है। इसके रसूख को थोड़ा सुखाते हैं। ले आओ इसे। ए फिल्मी चक्कर, एक भी झूठ बोला ना तो तेरी हड्डी पसली कर दूं। पुलिस थाने के स्पेशल इफेक्ट नहीं देखे हैं तूने अभी तक? चल बोल, प्रिया ने तेरी वजह से सुसाइड किया ना? सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर। मैं मानता हूँ सर प्रिया के साथ मेरे संबंध। मैं ये भी मानता हूँ सर कि फिल्मों में ब्रेक दिलाने के लिए मैंने प्रिया को वादा किया था, पर सर संबंध? तूने सब लड़कियों को बहला फुसलाकर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए। मैंने प्रिया को कभी सुसाइड के लिए मजबूर नहीं किया सर। मुझे कभी नहीं लगा था कि वो सुसाइड कर लेगी। तूने उसे इतना टॉर्चर किया कि वो इस सब करने पर मजबूर हो गई। सर मुझे पता नहीं था वो ऐसा कुछ करेगी। माँ, मैं एग्जाम के लिए जा रही हूँ। प्रिया, शांत मन से इम्तिहान देना। हम इम्तिहान के बाद तुम्हारे पापा से बात करेंगे। खुश रहो। आज तो परीक्षा है ना बेटा, अच्छे से लिखना। पेपर कैसा गया तेरा? ओके था यार। अच्छा, तेरी मूवी कब से शुरू हो रही है? उसके बारे में अब तक कुछ नहीं पता। क्या हुआ प्रिया? तू कुछ डिस्टर्ब है क्या आजकल? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मैं निकलती हूँ। हाँ ओके, बाय, टेक केयर। अरे प्रिया, आज आपने फोन किया? सूरज कहाँ से निकला है आज? अक्षय, मुझे तुमसे मिलना है अभी। बोलो कहाँ हो तुम? पिक कर लेता हूँ। हाईवे। ओह ग्रेट, सब फिक्स कर रखा है। तुमने बुलाया और हम आइए मैडम, बैठिए। मुझे यहीं पे बात करनी है। अरे आजा अंदर। अक्षय, मुझे यहीं पे बात करनी है। क्या बात है, क्या बात है। बड़ी बदली हुई लग रही है, तेवर ही बदल गए। वीडियो तो हाथ नहीं लग गया कहीं? अक्षय, तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे फिल्मों में काम दिलवाओगे। तुमने सिर्फ मुझे बेवकूफ बनाया, मेरे वीडियोस बनाए और मुझे ब्लैकमेल किया। देखो अक्षय, मुझे सारे के सारे वीडियोस चाहिए अभी के अभी। दिमाग खराब हो गया है तेरा? हाँ, क्यों दूं मैं वीडियो? अभी जी नहीं भरा मेरा।
ये सब और चलने देना। मैं नहीं जी सकती और तुम क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो अक्षय? प्लीज। चल ठीक है, दे दूंगा मैं तुझे वीडियो। थैंक यू। लेकिन तुम मुझसे मिलना बंद तो नहीं करोगी ना? नहीं, क्योंकि क्या है ना, वो वीडियो की कई कॉपीज बना रखी है मैंने। अक्षय तुम एक शादीशुदा आदमी हो, एक बच्चे के पिता हो तुम। धमकी दे रही है मुझे? बीवी बच्चों की धमकी दे रही है? उनके पास जाके बोलना है तुझे? हाँ, जा जा जाके बोल दे, बोल दे। कौन मानेगा तेरी बात? मैं तो कह दूंगा 2 कौड़ी की लड़की पैसों के लिए मुझे ब्लैकमेल कर रही है, और फिर उसके बाद तुम्हारे वीडियो तुम्हारे घर पर पहुंच जाएंगे, तब तुम क्या करोगी? प्रिया, जब जब मेरा मन करेगा तब तब तुझे आना पड़ेगा, और तू आएगी। अब भूल जा, इस जिंदगी में तू अपने मन से कुछ नहीं कर पाएगी। नहीं अक्षय, गलत सोच रहे हो तुम। अब से मेरी मन की होगी। ये हमारी आखिरी मुलाकात है अक्षय। आज के बाद जिंदगी में तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी मैं। कहाँ हैं सारे वीडियोस? सर सब मिटा दिए। लेके जाओ इसे, चल। सर कम से कम 7-8 लड़के हैं जिनको एक्सप्लॉइट किया है इसने, ज़्यादा भी हो सकती हैं। हमें उनसे बात करनी चाहिए। नहीं, ऐसे लड़कियां परेशान हो सकती हैं। शायद हमें किसी साइकोलॉजिस्ट को साथ में रखना चाहिए। यंग लड़कियां हैं, उनके दिमाग पर कोई बुरा असर नहीं पड़ना चाहिए। मैं डीसीपी साहब से बात करता हूँ, देखता हूँ वो क्या कहते हैं। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मुझे आपको तुरंत बता देना चाहिए था। हेलो, महेश सिंह बोल रहा हूँ। नैन सुख तोलाराम बोल रहा हूँ। जो होना था सो हो चुका, उसे बदला तो जा नहीं सकता, लेकिन मेरे बेटे की जिंदगी खराब हो रही है, इसलिए तो केस वापस ले ले। मेरी बेटी तो चली गई ना, ये नहीं हो सकता। जितने पैसे चाहिए ले ले। और एक बात और सुन महेश, मैं तो अपने बेटे को किसी ना किसी तरीके से छुड़वा ही लूंगा, लेकिन अगर तू केस वापस ले लेगा तो तेरा टाइम भी बचेगा और तुझे पैसे भी मिल जाएंगे। नहीं तो जिंदगी भर लकड़ी छील छील कर कितना पैसा कमा लेगा तू? मेरी फिक्र छोड़ो, अपनी देखो। जो कर सकते हो कर लो। अब आपके बेटे को तो बाहर निकलने नहीं दूंगा कभी। अपनी जिंदगी खत्म कर लेना कभी कोई समाधान नहीं होता। प्रिया को ऐसा नहीं करना चाहिए था, बल्कि उसे लड़ना चाहिए। उस आदमी को बेनकाब करना चाहिए था। वो ये समझ बैठी कि उसने जो किया उसकी सजा भुगतनी होगी उसे। वो मानसिक तौर पर इतनी परेशान हो गई कि उसने ये आखिरी कदम उठा लिया। बेहद तकलीफदेह और अफसोसजनक वाकया। अक्षय तोलाराम अभी जुडिशियल कस्टडी में है। न जाने कब से ये बहस चली आ रही है कि क्या कास्टिंग काउच का वजूद है या नहीं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये एक मिथ है, अफवाह है, और बहुत से लोग अपनी पहचान छुपाने की शर्त पर यह मंजूर करते हैं कि इसका वजूद है। सक्सेस और ब्रेक के बदले सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन की यह बहस चलती ही रहेगी, न जाने कब तक, क्योंकि ये नजरों में सिर्फ तभी आता है जब कोई बड़ी मछली इसके जाल में फंसती है। वरना छोटे तालाबों में बड़ी मछलियों के नाम पर लोग ये गैर कानूनी काम करते रहते हैं और उन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ज्यादातर सभी लेवल्स पर ऐसा आपसी रजामंदी से होता है। शारीरिक शोषण की घटनाएं सिर्फ एक खास इंडस्ट्री में ही नहीं होती हैं। सफलता के सब्ज बाग हर जगह दिखाए जाते हैं और हर जगह लोग इसके कांटे में फंसते हैं। हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। हम बहुत गरीब लोग हैं। हम मेहनत और मजदूरी करते हैं।
लेकिन फिर भी 2 टाइम का खाना नसीब नहीं हो पाता। मेरी अम्मी, अब्बू, बड़ा भाई दिन भर धूप में बहुत मेहनत करते, लेकिन फिर भी हमारी हालत वही की वही है। एफडीआई से रोजगार बढ़ेंगे, हमारी इकोनॉमी को फायदा होगा, उद्योग पनपेंगे फलेंगे। देखिए 2014 में फिर हंग पार्लियामेंट होगी, किसी को पूर्ण बहुमत नहीं होगा, आगे कोलिशन धर्म ही और मजबूत होगा। इसलिए जो भी ऐसी सरकार का नेतृत्व करेगा उसकी छवि एक धर्मनिरपेक्ष नेता की होना जरूरी है। सी एड्स ने हमेशा औरत को एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया है, हमेशा एज इफ शी इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर ओनली। सेफ्टी पिन से लेके हवाई जहाज तक के हर एक एडवर्टाइजमेंट उठाकर देख लीजिए। हमने हमेशा हर वक्त सरकार से कड़े कदम उठाने की मांग की है। देश और समाज में महिला की अस्मिता के लिए हम हमेशा प्रयासरत रहे हैं। We are looking at the mid segment whose purchase power has phenomenally increased in the last 10 years. Our luxury car segment remains strong, but we would like to hit the small car segment as well. देश का भविष्य अगर कहीं छिपा है तो छिपा है युवा शक्ति में। आज का युवा तय करेगा कि देश में कैसी राजनीति हो, और वो युवा हमारे साथ। Look at the population. Look at the population. जरा हमारी जनसंख्या का अंदाजा लगाइए, उसके सामने पुलिस फोर्स की गिनती कीजिए, ये सही अनुपात नहीं है। इंडिया इज अ ग्रोइंग कंट्री, तेजी से ग्रो कर रहा है, इकोनॉमिकली पावरफुल होता जा रहा है। आज हम किसी भी देश के साथ मुकाबला कर सकते हैं। जीडीपी, सोशल मीडिया, द अपर मिडिल क्लास, फेसबुक आइटम नंबर्स, यूथ का योग, इकोनॉमिकली सेक्सिस्ट, आप सुनने की गलत बात। सर आप मेरी बात कुछ आप करके भी कैन आई से समथिंग? क्यों आप बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं? आखिर बात तो समझिए मेरी। मैं हमेशा से सिर्फ यही चाहती थी कि अपने परिवार के लिए कुछ कर पाऊँ, अपने परिवार की हालत ठीक कर पाऊँ। मैं तो अपनी जिंदगी अच्छी करने निकली थी, पर मुझे क्या पता कि मैं यहाँ पहुँच जाऊंगी। देख, अगर तुझे इतनी परेशानी हो रही है, इतनी चिंता हो रही है, तू सौरभ को फोन करना, सब सच पता चल जाएगा। हेलो, सौरभ बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ। आप कौन? जी हम राम शिवहरे बम्बई से। बताइए क्या बात है? आप नफीसा को जानते हैं? नफीसा शेख। नफीस? हाँ मैं जानता हूँ, वो दीवापुर वाली ना। मैं 2 साल पहले वहीं रहता था, हमारी पड़ोसी थी वो, लियाकत भाई की बेटी। क्या बात है, कुछ हुआ है क्या नफीसा को? नहीं, वो हम ऐसे ही बस पता करने के लिए फोन किए थे। जी नमस्ते। तू क्यों उस लड़की की फिक्र में मरा जा रहा है? हम कल गांव जा रहे हैं। राम, बिहार से मुंबई आया एक मजदूर वापस अपने गांव जा रहा था। 19 साल की एक लड़की नफीसा के लिए फिक्रमंद। उसने नफीसा की दुर्दशा की दस्तक सुन ली थी और वो इसी उधेड़बुन में था कि उसकी मदद कैसे की जाए। राम, हे बाबू। हाँ बाबूजी। क्या बात है बेटा, कोई चिंता तुमको अंदर ही अंदर खाए जा रही है? नहीं बाबूजी, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ तो है बेटा जो तुमको बता नहीं रहे हो, छुपा रहे हो। 25 का हो गया हमार बेटवा, एगो अच्छी सी लड़की देखकर अब इसका ब्याह कर दीजिए। बम्बई में न जाने कहाँ उल्टा सीधा खाता होगा बचवा। देखिए तो कितना दुबरा हो गया हमार बेटा।
क्या बात है, बता भी दे। कुछ लड़की वड़की का चक्कर है का? हिचकिचाहट हो रहा है कहने में। शर्म आ रहा है हमको बाबूजी कि हम कोनो गलत तो नहीं कर दिए तुमने? बाबूजी, बम्बई अनजान शहर है, हम अकेले रहते हैं वहाँ, तो हमारा मन किया तो हम देख तो कौन खाली है? मैडम नफीसा खाली है। अच्छी है। अबे जा जाके बैठ जा उसके साथ। तो तुम इस नफीसा के चक्कर में परेशान हो? समझ नहीं आता क्या कहें तुमने तो हमें शर्मिंदा कर दिया। तुम शहर में क्या बजारू लड़कियों के पास जाते थे? अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हम सब समझ गए। तो तुम क्या इस नफीसा के प्यार व्यार में पड़ गए हो? अरे नहीं बाबूजी, हमको गलत मत समझिए। हम कोई प्यार व्यार नहीं करते उससे और ना ही शादी करना चाहते हैं। फिर क्या बात है? वो बाबूजी, हम उसके पास कई बार गए, महीना में कुछ 15 दिन। अब बाबूजी, हम मुंबई में अकेले रहते हैं और वहाँ रह के आप लोगों का हर रोज़ बहुत याद आता है। पूरा दिन दोपहर में काम करके पक जाते हैं। अब जब हम नफीसा के पास गए तो हमको अच्छा लगा, उसके साथ खुशी मिलने लगी हमको। क्या कहना चाह रहे हो? हमारे समझ नहीं आ रहा कुछ। नफीसा बहुत अच्छी लड़की है बाबूजी, वो बिल्कुल वैसी नहीं जैसा उसे बना दिया गया है। उसके साथ तो बड़ा ज़बरदस्ती हुआ है। हमने तो अपने बारे में सब कुछ बता दिया, अब तुम भी बताओ कुछ अपने बारे में। विश्वास नहीं करती मैं किसी पे, और करना भी नहीं चाहती। अब नहीं मानती कि ये बाहर की दुनिया भी मेरे लिए बनी है। एक बार पहले भी किसी पे भरोसा करके गलती की थी मैंने, और अब उसका ही भुगत रही हूँ। मत मारो मुझे, मत मारो। 1 महीना हो गया तुम्हें यहाँ आते हुए। इंसान है हम, थोड़ा लगाव तो हो ही जाता है। पर मैं इतनी भी पागल नहीं हूँ कि किसी को और ही कुछ समझने लगूँ। तुम्हारे और मेरे बीच सिर्फ ये बिस्तर और कुछ रातें हैं, और कुछ नहीं। अरे बात क्या है, साफ साफ कहो ना। मैंने मान लिया है कि मुझे अब यही सड़ना है, और यहाँ से निकलने का कोई रास्ता भी नहीं है। अरे लेकिन यहाँ से निकलकर जाना कहाँ चाहती हो? अपने परिवार के पास। परिवार है तुम्हारा। तुम्हारी तरह अम्मी है, अब्बू है, भाई है। कहाँ? आसाम में। तो तुम उनको छोड़ के यहाँ काहे चली आई? छोड़कर नहीं चली आई, अपनी ज़िंदगी अच्छी करने निकली थी, ताकि हम सब पेट भर खा सके और ढंग से जी सके। हम सब काम करते थे, पर इतना भी नहीं कमा पाते कि सब पेट भर कर खा सके। कोई उम्मीद नहीं थी। तुम यहाँ कैसे पहुंची? अरे चल तो सही नफीसा, मैं तेरी लाइफ बना दूंगा। बता, यहाँ पे रखा ही क्या है?
और ऐसी नरक जैसी जिंदगी जीने से क्या फायदा नफीसा? ऐसे अम्मी अब्बू को छोड़कर जाने में मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम लोग रोज तो मर ही रहे हो ना, डर के ही सही, एक बार तो जी लो। और फिर कुछ ही दिनों की तो बात है, तू ही सोच, तेरी कामयाबी को देखकर वो लोग कितने खुश होंगे। सलमान हमारा पड़ोसी था, बचपन से ही जानती थी मैं उसे। वो हमेशा गांव के बाहर शहर में पैसे कमाने जाता, बहुत पैसे कमाता और अच्छे ढंग से रहता था। वो प्यार करता था तुमसे? पता नहीं, हमेशा कहता कि शहर में बहुत अच्छा काम है, पैसा है। मैंने भी मुंबई के बारे में बहुत सुना था, सब बोलते थे कि मुंबई बहुत बड़ा है। अच्छा, तो सलमान तुमको यहाँ लेकर आया था? हाँ, लेकिन उसने किसी को भी बताने से मना कर दिया था। अप्रैल 2010 की बात है, वो पहले निकल गया था। उसने मुझसे कहा कि तू एक दिन बाद निकल, ताकि किसी को पता ना चले कि हम साथ निकले थे। और फिर वो मुझे गांव के बाहर मिला। किसी को बताया तो नहीं? नहीं। चले फिर? हाँ। सलमान, ये तो मुंबई नहीं है ना? हाँ, ये पूना है। मुंबई से 2 घंटे की दूरी पर है, पास में ही मुंबई के। और ये जो जिनसे हम लोग अभी मिले ना, वो आयशा मैडम। अब वही तुझे काम देंगी और अच्छा पैसा भी देंगी, ठीक है? अच्छा सुनो, मुझे अभी जाना होगा, मुझे ज़रा काम है, तुम यहीं रुको। और आयशा मैडम मुझे बहुत अच्छे से जानती है, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, चिंता मत करो, तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। सलमान, अम्मी अब्बू और भाई बहुत परेशान हो रहे होंगे ना? मुझे उन्हें बता देना चाहिए कि मैं यहाँ हूँ और ठीक हूँ। अरे नफीसा, तू पहले काम तो शुरू कर, हम उन्हें बाद में बता देंगे। और बताना क्या, बुला लेंगे उन्हें, ठीक है? नफीसा, काम आज से ही शुरू होगा, ठीक है? ठीक है मैडम, पर मुझे कहाँ जाना होगा काम के लिए? कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं बैठे बैठे हो जाएगा काम। उस आदमी ने मेरे साथ जबरदस्ती की। मैं चीखी, चिल्लाई, रोई, कुछ फायदा नहीं हुआ। उसने वही किया जो वो कर रहा था और चला गया। बाद में आयशा मैडम ने कहा कि सलमान ने मुझे 30,000 में बेच दिया है और वो मुझे ये काम दिलवा के गया। बस तब से मैं यही कर रही हूँ। मैं चीखती, चिल्लाती, रोती, फिर लगा कि किसी और को दोष क्यों दूँ। ये सब तो मेरा ही किया धरा है। मैंने सलमान पे विश्वास किया और यहाँ आप पहुँची। मैंने कई लोगों से बात करने की कोशिश की जो मेरे पास आते थे, उनसे मदद मांगी। फिर अगले ही दिन आयशा मैडम के आदमी मुझे खूब पीटते, मारते, मेरी जान निकल जाती थी। बहुत दर्द होता था, सहन नहीं कर पाती। फिर पता चल गया कि ये बाहर की दुनिया के बारे में सोचना ही बेकार है। 6 महीने पहले मुझे आयशा मैडम ने लक्ष्मी को बेच दिया और वो मुझे यहाँ ले आई। आखिरकार मैं मुंबई पहुँच ही गई। वो बहुत गरीब लड़की है, बिल्कुल हमारी तरह। उसका परिवार भी बिल्कुल हमारी तरह है। हम तो अपना परेशानी से भाग के जाते थे उसके पास आराम के लिए, लेकिन
ये सब हमको बहुत तकलीफ दे रहा है। मैं दीबापुर आसाम की हूँ। तुमने अपने अम्मी, अब्बू, भाई किसी को फ़ोन करके बताया? किसी के पास कोई फ़ोन नहीं है। कोई पड़ोसी किसी के पास तो होगा फ़ोन गाँव में? हाँ, सौरभ दादा के पास फ़ोन है। हेलो। ये सब कुछ 1 महीना पहले की बात है। नफीसा के अब्बू लियाकत शेख ईटा भट्टी में काम करते हैं बाबूजी। तो फिर तुम क्या चाहते हो? पता नहीं, लेकिन इस धंधे का चक्र भी बड़ा खतरनाक है बाबूजी। जो भी लड़की एक बार इसमें फंसी तो दोबारा निकलना बड़ा मुश्किल होता है। अगर हम नफीसा को बचाना भी चाहते हैं तो वो लोग हमारी जान के दुश्मन बन जाएंगे और नफीसा को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बस बाबूजी, हम बस यही सब सोचा करते हैं। नफीसा का दुर्दशा देखी हमने, लेकिन उसका मदद करने की हिम्मत नहीं हमें। समझ में नहीं आता क्या करें बाबूजी। जो भी हो, जैसा भी हो, तुम वहाँ गए, शायद तुम्हारे नसीब में उस लड़की की मदद करना लिखा होगा, शायद उसे उसके परिवार वालों से मिलवाना लिखा होगा। हो सकता है उसका परिवार उसकी राह देख रहा हो। उनको क्या मालूम कि उनकी बच्ची के साथ क्या हो रहा है। तो बाबूजी, अब हम क्या करें? जाओ, तुम दीबापुर जाओ। दूर तो बहुत है, लेकिन इतना भी दूर नहीं कि तुम जा नहीं सको। वहाँ जाओ, उसके माँ बाप से सब कुछ साफ साफ बता दो। कौन जाने वो लड़की फिर से जी सके। कोई आया है, बोल रहा है उसे मालूम हमारी नफीसा किधर है। आपकी बेटी नफीसा है ना? हाँ, यही हमारी बेटी नफीसा। लेकिन ये है कहाँ अभी? वो क्या हमें छोड़कर चली गई है? कुछ हुआ तो नहीं ना उसे? है कहाँ वो? 14 महीने हो गए उसे ढूंढते ढूंढते। पुलिस भी इसी काम में लगी है। आप कौन है? जी, हमारा नाम राम सिवहरे है। हम बम्बई से आए हैं। आपकी बेटी नफीसा बम्बई में है। बम्बई में? बम्बई बहुत दूर है यहाँ से। लेकिन वो कर क्या रही है वहाँ? क्या करती है वो उधर? जी, वो घर से भाग के नहीं गई थी, बल्कि उसको फंसाया गया था। फंसाया गया? क्या? लेकिन किसने? और वो भी है कहाँ? लेकिन आप बता क्यों नहीं रहे हो कि नफीसा है कहाँ? शाम को चलेंगे ना हम लोग। अब उसको वहाँ से निकालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। किसी मुसीबत में फंस गई है क्या?
कुछ हो गया है क्या उसे? देखिए, हम कह रहे हैं ना कि चिंता मत कीजिए, वो एकदम ठीक है। शाम को चल रहे हैं ना हम लोग उसके पास। रमेश, आप लोग बैठिए, हम अभी आते हैं। तूने उन्हें बताया नहीं? वो लोग बहुत दूर गांव में रहता है। हमको तो डर लग रहा है कि अगर हमने उनको बता दिया कि नफीसा वैश्या बन गई है तो पता नहीं वो लोग क्या करेंगे। ये भी हो सकता है कि वो लोग दोबारा उसे अपनाए भी ना। तूने तो कहा था उन्होंने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाया। हाँ, किए थे अपना गांव में। वो लोग कंप्लेंट का काफ़ी साथ में लेकर आए हैं। धर्मेश यार, हमको समझ में नहीं आ रहा कि हम कोठे पे जाके नफीसा को कैसे छुड़ाएं। देख राम, तू कोई फिल्मों का हीरो नहीं है जो कोठे पे जाएगा और 10-10 लोगों से लड़के उस लड़की को बचा के लाएगा। तुझे दीवापुर की पुलिस को बता देना चाहिए था नफीसा का ठिकाना, शायद वो कुछ कर सके। ये सब अपने बस की बात नहीं है। एक काम करें, हम लोग यहाँ की पुलिस में चलते हैं, कंप्लेंट का कापी दिखाते हैं और सब कुछ बता देते हैं। एक तू और मैं अंदर जाएंगे तो हो सकता है वो लोग हमें ही अंदर कर दें। उन्हें लगेगा हमारा कोई लफड़ा है उनके साथ। अगर तुझे ऐसा ही करना है तो नफीसा के माँ बाप को साथ लेके चलते हैं। राम, ऐसी क्या बात है? आप हमें इतनी दूर लेकर आए हो तो फिर नफीसा से क्यों नहीं मिला रहे? हम एक बात छुपाए आप लोगों से, वहाँ गांव में भी नहीं बताए। सोचा कि शायद पता नहीं आप लोग क्या कर लोगे, तो जो कुछ भी है बता दो आप। हमें बहुत कुछ झेलने की आदत है और सब कुछ सुनने को तैयार हैं हम लोग। नफीसा अपना मर्जी से यहाँ नहीं आई है, उसे फंसा के लाया गया। वो जो आपका पड़ोसी है ना, सलमान कुरैशी, वही लेकर आया उसको। सलमान? हाँ, वो तो यही मुंबई में काम करता है। हाँ, वही लाया उसको यहाँ पर। यहाँ लाके उसको अच्छा काम का लालच दिया, बोला कि बम्बई में बहुत पैसा दिलाएगा, और ये भी बोला कि एक बार पैसा आ गया तो तुम अपना परिवार का दुख दर्द तकलीफ सब दूर कर सकती हो। और उसके बाद उसको कोठा पे ले जाके बेच दिया। इतना तकलीफ सहा बेचारी ने कि अब उस नरक को ही अपना जिंदगी मान बैठी है। पिछले 1.5 साल से मेरे बच्चे इस हालत में। जी, तुम उसे वहीं कोठे में मिले? हाँ, वहीं उसने हमको सब कुछ बताया, तभी तो हम आप लोगों तक पहुंच सके। हम कल यहाँ के पुलिस स्टेशन में चलते हैं। अब अगर हमने बचाने की कोशिश किया तो फिर हम और नफीसा दोनों की जिंदगी मुश्किल में पड़ जाएगी। तो नफीसा से विकरौली में मिला था? जी साहब। गणेश टेकरी एरिया में? जी। लास्ट टाइम कभी मिला था? कोई 3 हफ्ता पहले मिले थे, जब वो अपने गांव जाने से पहले। कितने दिनों से तेरा वहाँ आना जाना था? साहब कोई 2 महीना पहले से, अप्रैल 2011 में हम मिले थे उससे। हमेशा उसी के साथ बैठता था? जी साहब। और अभी 3 हफ्तों से तुम आ गया नहीं? नहीं साहब। देखो, लड़की को तुम वहां से निकाल लेंगे, लेकिन हमें पहले पक्का करना होगा कि नफीसा अभी भी वहां है कि नहीं। क्या मतलब सर? मतलब ये कि लड़का लगातार लड़की के पास जाता था और अभी 3 हफ्तों से गायब है। बहुत होशियार होते हैं लोग इन मामलों में। जरा सी बात हुई कि सब इधर उधर कर देते हैं। तो पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि लड़की वहाँ है भी या नहीं। क्या उन लोगों ने उसे कहीं आगे करवा दिया? और अगर ऐसे ही छापा मारते और लड़की वहाँ नहीं मिली तो वो लोग आगे खबर करवा देंगे। शायद उस वजह से नफीसा को तकलीफ भी हो सकती है। समझ रहे हैं ना आप? जी साहब। 1-2 दिन का टाइम दीजिए,
हम अच्छी तरह से तहकीकात कर लेते कि नफीसा वहाँ है और सही सलामत है कि नहीं। साहब हम जाके पता लगाएं। ऐसा किया तो उन्हें पता चल जाएगा कि नफीसा तुम्हारी वजह से बाहर हुई है, फिर वो तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, बेकार में मुसीबत में आ जाओ। देख तो कौन खा लिया अभी? मैडम उषा खा लिया। और सही है, सब जानती है। तू फिर आएगा ना? हाँ जरूर आऊँगा। वैसे एक बात बता, नफीसा नाम की कोई है क्या यहाँ? क्यों, इधर दीवार पे नफीसा का पोस्टर लगा है क्या? नहीं रे, ऐसे ही पूछा। कोई एक दोस्त बहुत तारीफ कर रहा था उसकी, सोचा देख तो लूँ क्या चीज़ है वो। बोलना है क्या? चलो 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 निकलो। सुरेखा चलो। क्या बात हुई? बोलिए ना। चलो बताते हैं क्या बात हो गई। अरे मुंह से बोलना, हाथ क्यों लगा रही है? मुंह से बोल। अरे पर क्या है, छोड़ो ना। बैठ के बात करते हैं ना, क्यों खाली के लिए टाइम वेस्ट करने का? अरे सुरेखा, इस लड़की को उस गाड़ी में ले जाओ। लक्ष्मी और बाकी दूसरी लड़की को यहाँ ले आओ। ओके सर। चल बैठ। तू उतर। क्यों? नीचे उतर। हाथ हटा ना। उतार रही हूँ।
और तू भी उधर। मैं कह रही हूँ कि यहीं पे मांडवली कर लेते हैं। चुप, मांडवली कर लेते हैं। चल आ छोड़, चल अंदर। मैं कहती हूँ कि जो करना है यही कर लो, मतलब जो भी पैसे का लेन देन है, काहे को खाली पीली टाइम वेस्ट करने का। हाँ, धंधे का टाइम है। टाइम खत्म हो गया तेरा धंधा फिनिश। कहाँ ले जा रही हो मुझे? वो रे नफीसा। आप लोग निकलिए, ट्रेन पकड़नी है। क्या कर रहे हैं? जाइए। मेरी अम्मी, अब्बू, भाई सब मेरा साथ दे रहे हैं, मेरा ख्याल रख रहे हैं। मेरी ज़िंदगी के इन 14 महीनों में जो मेरी हालत हुई, जिन तकलीफ़ों से मैं गुजरी, वो भुलाना मुश्किल है। लेकिन अब फिर से मैं अपनी ज़िंदगी अपने हाथों में लेने की कोशिश कर रही हूँ, धीमे धीमे लेकिन मजबूती से। नफीसा वापस अपने गांव, अपने माँ बाप के पास लौट चुकी है। राम जहां काम करता था, उसने वापस वहां पर काम करना शुरू कर दिया है। नफीसा और उसके परिवार को गांव वापस भेजने की टिकट के लिए उसने अपने ठेकेदार से उधार लिया था। वो वहां काम करके उस उधार को चुका रहा है। लक्ष्मी, जो नफीसा से मुंबई में देह व्यापार करवा रही थी, वो पुलिस कस्टडी में है। और सलमान कुरैशी ने नफीसा को जिसे बेचा था, उस औरत आयशा को भी ट्रेस कर लिया गया है और वो पुलिस हिरासत में है। लेकिन सलमान कुरैशी अभी तक फरार है। उसके बारे में यह भी पता चला है कि गांव से गरीब लड़कियों को फंसाकर उन्हें देह व्यापार के धंधे में बेचना उसका पेशा है, पर वो अभी तक पुलिस के हाथ नहीं आया है। आखिर राम को नफीसा की इतनी चिंता क्यों थी? वो क्यों उसके परिवार को ढूंढता ढूंढता आसाम तक पहुंच गया? वो क्यों उसके परिवार को मुंबई ले आया ताकि नफीसा को उस हालत से आजादी मिल सके जिसमें वो थी? आखिर ये सब करके उसे क्या मिला? बहुत मुमकिन है कि ना तो राम और ना ही नफीसा, इन दोनों को इस देश की जीडीपी का जरा भी आइडिया होगा। उन्हें तो देश की आबादी और पुलिसमैन की संख्या के रेशो का भी शायद कोई अंदाजा नहीं होगा, और ना ही इस बात का कोई आइडिया होगा कि 2014 में सत्ता में कौन आएगा। शायद उन्हें यह भी नहीं पता होगा कि देश में अभी किसकी सरकार है। शायद उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके सामने एक लंबी सड़क है जिस पर बस उन्हें चलते रहना है, जिसे हम जिंदगी कहते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।